हम एमपी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी तैयारी का, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो है सीरीज हमने चलाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा सिंह और पोल पाथ में आपका स्वागत है। तो हमने इस जो 2018 का ये पेपर है, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही कर लिए हैं और अभी हम क्या करेंगे, उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये पीडीएफ 2 से 3 दिन में अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम में, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। पोल पाथ के नाम से हमारा टेलीग्राम बना हुआ है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, वेरी बेनिफिशियल हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उनसे, आप उन्हें भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज का कोई पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो कूट की सहायता से आंसर निकालना है। क्या है, राज्य एक नैतिक संस्था है, आदर्शवादी। बी, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मार्क्सवादी। सी, राज्य शोषण का यंत्र है, समझौतावादी। डी, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अराजकतावादी। तो राज्य एक नैतिक संस्था है, दिस इज राइट, आदर्शवादी। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ये कौन मानता है, तो ये मानते हैं समझौतावादी। और राज्य शोषण का यंत्र है, तो ये मार्क्सवादियों का मानना है। और राज्य एक अनावश्यक बुराई है, तो ये किसका है, ये है अराजकतावादियों का मानना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। तो पहले का पहला हो जाएगा और फिर दूसरे का तीसरा हो रहा है, तो यहाँ पर और तीसरे का दूसरा हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। पहले का पहला हो जाएगा और बी का हो जाएगा तीसरा, सी का दूसरा और फिर डी का चौथा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सूचियों को सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पुस्तकें हैं, लेखक हैं अर्थशास्त्र, हिंद स्वराज, इंडिया इन ट्रांजिशन और द ह्यूमन साइकिल। तो अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की है, ये दूसरा हो गया। हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी की है, तीसरा हो गया। और इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी है, ये एम.एन. रॉय की है, तो ये पहला हो जाएगा। और द ह्यूमन साइकिल किसकी है, अरविंदो की है, तो ये यहाँ पर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 2 3 1 4। 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करना है। कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, प्राकृतिक अधिकार, सामान्य इच्छा। आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर आपके आने चाहिए लगातार। तो कानून का शासन किसका है, डायसी का है, यहाँ पर 3 कर लेंगे। शक्तियों का पृथक्करण किसका है, शक्तियों का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। प्राकृतिक अधिकार के जॉन लॉक संबंधित हैं और सामान्य इच्छा से संबंधित कौन है, रूसो हैं। तो 3142 3142 3142 पहले ऑप्शन में है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, यहाँ संसदीय संप्रभुता है, यहाँ कानून का शासन है। बात ब्रिटेन की हो रही है, तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका में है, भारत में है। ठीक है, यहाँ संसदीय संप्रभुता है, बिल्कुल सही है। यहाँ कानून का शासन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात हो रही है, तो उसका यंत्र कौन नहीं है, उसका साधन कौन नहीं है। जनमत संग्रह या आरंभन, जिसे इनिशिएटिव भी कहेंगे, प्रत्यावर्तन या फिलिबस्टरिंग। कौन सा जनमत संग्रह का साधन नहीं है, यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन डी, ये जो फिलिबस्टरिंग जो है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यंत्र नहीं है। बाकी जनमत संग्रह, आरंभन, प्रत्यावर्तन, ये सभी जनमत संग्रह के
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो है यंत्र हैं। फिलिबस्टरिंग क्या है? फिलिबस्टरिंग एक जो है राजनीतिक प्रणाली है, व्यवस्था है, जिसमें कि जब किसी बिल को डिले करना होता है तो लंबे लंबे भाषण जो है दिए जाते हैं ताकि उस विधेयक को पारित होने में डिले हो जाए। तो यहाँ पर लंबे लंबे भाषणों का प्रावधान होता है, इसे फिलिबस्टरिंग बोलते हैं। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सूचियों को सम्मिलित करें और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। और क्या है? गौरवमयी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ईरान की इस्लामिक, यहाँ इस्लामिक होगा, इस्लामिक क्रांति। तो इन सभी को सम्मिलित करना है। गौरवमयी क्रांति कब होती है? तो ये होती है 1688 में होती है, यहाँ पर 3 करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? तो 1789 में होती है, यहाँ पर हम 4 करेंगे। रूसी क्रांति कब होती है? 1917 में होती, 2 करेंगे, लेनिन के द्वारा लाई जाती है। और ईरान की इस्लामिक क्रांति 1979 में होती है, तो यहाँ पर हम 1 करेंगे। 3421 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। गौरवपूर्ण क्रांति को इंग्लैंड की जो है गौरवमयी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, और अकेले गौरवमयी क्रांति भी आ जाता है, तो दोनों को ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया है, वे निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? परंपरागत, सांस्कृतिक और करिश्मावादी, परंपरागत, करिश्मावादी और वैधानिक विवेक सम्मत, या करिश्मावादी, सांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष, या फिर सांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष और वैधानिक विवेक सम्मत। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परंपरागत, करिश्मावादी और वैधानिक विवेक सम्मत। ये जो है 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया है मैक्स वेबर ने। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी आंसर करेंगे, आपके आंसर बराबर आते रहने चाहिए। निम्न घटनाओं में सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग नरसंहार, चंपारण और खेड़ा आंदोलन, चौरी चौरा कांड। तो इन सभी को जो है आपको क्रम में लगाना है। तो इनको हम लगा लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन होता है 1920 में होता है, 1920 में होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है? 1919 में होता है, अप्रैल 1919 में। और चंपारण और खेड़ा आंदोलन ये कब होता है? तो ये 1917 में होता है, पहला आंदोलन है महात्मा गांधी का यहाँ पर भारत में। और चौरा चौरी कांड कब होता है? 1920 को होता है, 1920 को होता है। 1920 में चौरा चौरी कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले क्या है? 17 आ जाएगा, यानी कि तीसरा, और उसके बाद तीसरा, दूसरा। चौरा चौरी कांड 22 में वापस लिया गया था। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रही हूँ। चौरा चौरी जो है 2 साल बाद फरवरी 1922 में वापस लिया गया था। यस। और तो अभी हम इसको करेंगे तीसरा, और तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर करेंगे इसका भी आप सभी लोग। कौन से संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है? तो किससे की है? 120 से की है, या 121 से की है, या 122 से की है, या 124 से की है? यहाँ पर भी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? इस अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था। इस अधिनियम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। केवल मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ इसमें जो मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि मुसलमानों के अलग चुनाव प्रणाली की व्यवस्था कब की गई थी? इसमें जो है सांप्रदायिक मतदान का जब शुरुआत हुआ था 1909 में हुआ था, और 1919 में ये अन्य जो है जातियाँ थी, यानी कि
मुस्लिम, सिख और हिंदू जो भी पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे, उन सभी को ये आरक्षण मिल गया था। ईसाई वगैरह इसमें सभी आ गए थे 1919 तक। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी, बाकी सभी सही है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं, किसकी बात हो रही है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका है अनुच्छेद 14 से 17, अनुच्छेद 18 से 21, अनुच्छेद 22 से 25 या अनुच्छेद 25 से 28। कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 14 से 18 क्या देता है? समानता की बात करता है 14 से 18। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट 25 से 28, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राधान्य यानी कि वर्चस्व या हेजेमनी, किसी भी नाम से आ सकता है, ये भी आप याद रखेंगे, का सिद्धांत किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने आपको, ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रही हूँ सारे मैं प्रैक्टिस में आपको करा चुकी हूँ। तो लेनिन, माओ या ग्रामसी या मैक्स वेबर, कौन सा इसमें सही है? तो मैंने कई बार आपको बताया है कि यहाँ पर जो ग्रामसी हैं ये सिर्फ जो साधन है, उसके उत्पादन के साधन है, उन्हीं को महत्व नहीं देते हैं। किसकी तरह? मार्क्स की तरह। ये कहते हैं प्राधान्य की बात करते हैं, यानी कि जो शासक होते हैं उनमें विवेक की, बौद्धिक की जो है बौद्धिकता की प्रधानता होती है, विचारों की उनमें प्रधानता होती है, और इसी के बल पर जो है वो शासन करते हैं। तो ये प्राधान्य की बात करते हैं। वर्चस्व और हेजेमनी की बात करते हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो बौद्धिकता है, ये सब बहुत अहम रोल अदा करती हैं किसमें? शासन करने में। तो शासक में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी को इन्होंने प्राधान्य का सिद्धांत यही दिया है। प्राधान्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ग्रामसी के द्वारा दिया गया है। आधार और अधिसंरचना किया है, और अधिसंरचना में भी 2 पार्ट किए हैं, सेना, पुलिस बल, ये सब किया है, और दूसरे में स्कूल, परिवार, चर्च, ये सब किया है। तो जो स्कूल, परिवार, चर्च, इनके द्वारा जो है प्राधान्य का विकास होता है, यानी कि विचारधाराएं और जो बौद्धिकता, ये सब यहाँ से जो है निर्माण होता है, यहाँ से जो है स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। तो इनको जो ज़्यादा अधिसंरचना के पास में किसको? जो स्कूल, परिवार और चर्च वगैरह हैं, इनको ज़्यादा जो है करीब माना है। यही प्राधान्य का सिद्धांत है, ग्रामसी के द्वारा दिया हुआ। तो आज ये क्वेश्चन पूछा है, कल कहीं और कुछ और पूछ लेगा, तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। ये मैं पहले भी सारा इसको आपको पूरा डायग्राम बना करके हमने समझा रखा है, दूसरी प्रैक्टिस में जा कर के देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ग्रामसी, लेनिन, जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ग्रामसी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा नहीं है, सुरक्षा परिषद नहीं है, या ये विश्व बैंक नहीं है, या सचिवालय नहीं है। तो महासभा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन है? महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, और सेक्रेटरीट भी है, यानी सचिवालय भी है। सिर्फ क्या नहीं है? विश्व बैंक नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघों की बात करें तो इसके 6 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, सचिवालय हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक परिषद होती है, सामाजिक आर्थिक परिषद ये होता है। फिर होता है न्यास परिषद। आजकल ये जो है क्या है? एक्टिव नहीं है, यानी कि इसका काम खत्म हो चुका है। और फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इतने जो हैं इसके अंग हैं, 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक एक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके जो है पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना जो है इसका मेन काम है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना 1944 में हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय
कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ता संबंधित है। साप्ता किससे संबंधित है? सार्क से संबंधित है, आसियान से संबंधित है, या ओपेक से संबंधित है, या वार्सा पैक्ट से संबंधित है? तो साप्ता जो है सार्क से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। साप्ता का पूरा नाम देखें तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्या है इसका पूरा नाम? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये इसका पूरा नाम है। और जो है 2004 में ये साप्ता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो अगर हस्ताक्षर की बात करें तो 2004 में हुए और 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी हो गया। तो प्रभावी कब से हुआ? ये जो है ये 2006 से ये प्रभावी हो गया और 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि हम आसियान की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम है। 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और अगर हम इसमें देखें कौन कौन से देश हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, तो ये सब इसके जो है सदस्य राष्ट्र हैं। ये यदि हम वार्सा पैक्ट की बात करें तो वार्सा पैक्ट जो है किसकी प्रतिक्रिया में आया था? जो नाटो था, अमेरिका के द्वारा नाटो सैन्य संगठन का जो है निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप वार्सा पैक्ट आया था, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित किया गया था। तो ये दोनों क्या है? सैन्य संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों जो है गठित किए जाते हैं। चलिए, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ से संबंधित है, नाटो जो है अमेरिकन जो है समूह था उससे संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे लिखी कौन सी मान्यता राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की नहीं है? राजनीति समूहों की गतिविधि है, राजनीति में सत्ता का प्रयोग होता है, राजनीति वर्ग प्रभुत्व का उपकरण है, राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का साधन है। तो कौन कह रहा है? इसमें है राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की नहीं है, यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आपको जो है चीज़ों को सेग्रीगेट करना है। तो इसके अनुसार राजनीति जो है वर्ग प्रभुत्व का उपकरण है, राजनीति वर्ग प्रभुत्व का उपकरण है, यही जो है सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यही नहीं है, बाकी सभी जो हैं उदारवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में आनुभाविक विधि का प्रयोग किया। लेनिन उदार समाजवादी था। मार्क्स ने राज्य के प्राधान्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने संसदीय व्यवस्था का समर्थन किया। तो इसमें जो है गांधी जी ने संसदीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था और मार्क्स ने प्राधान्य वर्चस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐसा नहीं, ये जो है ग्रामसी के द्वारा जो है किया गया है। लेनिन उदार समाजवादी नहीं था, साम्यवादी थे ये। तो क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में आनुभाविक विधि का प्रयोग किया। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, तो दोनों में आपको बताना है कि क्या सही है नहीं है। और तो अभिकथन क्या है? क्रांति व्यवस्था के विश्वासों और उद्देश्यों में पूर्ण परिवर्तन लाती है। क्रांति जो है क्या करती है कि व्यवस्था के विश्वासों और उद्देश्यों में परिवर्तन लाती है। तर्क है, सन 1688-89 में ब्रिटेन में गौरवमयी क्रांति हुई थी। तो सेंटेंस तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है। क्रांति व्यवस्था और विश्वास और उद्देश्यों में पूर्ण परिवर्तन लाते हैं, ये भी सही है। और ये ब्रिटेन की जो क्रांति है गौरवमयी क्रांति, ये भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं बता रहा है यहाँ पर। दूसरा क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी क्या कह रहा है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो हमें इन दोनों में देखना है कि व्याख्या सही हो रही कि नहीं। सेंटेंस दोनों ही सही है।
तो व्याख्या भी यहाँ पर सही हो रही, सेंटेंस भी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य हैं और क्या होता है आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि यूनानी राजनीतिक दर्शन का मूल विचार क्या है? सामाजिक समानता है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या अच्छी ज़िंदगी है या राज्य की संप्रभुता है? तो क्या है? तो इनके जो है राजनीतिक दर्शन का मूल विचार है अच्छी ज़िंदगी। यहाँ पर देखो न्याय नहीं दिया गया है, अगर न्याय होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने न्याय नहीं दिया है। तो न्याय का उद्देश्य क्या था कि एक अच्छी ज़िंदगी हो, एक जो है फेयर ज़िंदगी सभी लोगों को जीने को मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ कुछ परेशानी ना हो, रिसोर्सेज सबको मिले। तो एक अच्छी ज़िंदगी इनका जो है ध्येय था, मूल विचार था इनके क्या है दर्शन का। तो अगर यहाँ पर न्याय आ जाता तो आप न्याय भी टिक कर सकते थे। तो यहाँ पर दिया ही नहीं न्याय है, तो यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी, क्योंकि न्याय का अल्टीमेट एम क्या है? अच्छी ज़िंदगी। तो अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको अपना थोड़ा सा देखना पड़ता है और उसको उसी हिसाब से लगा देना होता है। उनका कुछ बहुत ज़्यादा मतलब निकलता नहीं, उनको इनडायरेक्टली उनका मतलब निकलता है जा करके, तो वो देखना। यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली को किस राजनीतिक विद्वान ने प्रतिपादित किया? डब्ल्यू मॉरिस जोन्स ने किया है या फिर रजनी कोठारी ने किया है या फिर अतुल कोहली ने किया है या चार्ल्स टेलर ने किया है? किसने किया है ये? तो ये जो है रजनी कोठारी के द्वारा किया गया है। जब कांग्रेस की जो है ये दल, कांग्रेस दल कई सालों तक जो है स्वतंत्रता के बाद प्रभुत्व में रहा, यानी कि इसी का वर्चस्व रहा पूरी सत्ता पर, राज्यों में भी केंद्र में भी। तो उसी समय जो है इन्होंने इस बात को कहा कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली चल रही, यानी कि हैं तो वहाँ पर बहुत सारे दल, लेकिन प्रभुत्व जो है एक दल का ही है, एक या वो कांग्रेस थी। उस समय जो है इन्होंने ये अवधारणा दी थी एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली। इन्होंने ही इसकी अवधारणा दी, किसने? रजनी कोठारी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम। ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपके ये एमपी सेट में आए हैं, सोचिए सारे हमने अपने प्रैक्टिस में करवा रखे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो। ये रजनी कोठारी का भी हमने करवा रखा है। एनसीईआरटी से लेकर के आप जो डेली प्रैक्टिस लिस्ट है, मैराथन लिस्ट है, इसको अगर आप पूरी तरह से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका एमपी सेट क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जो मैंने नहीं कराया हो। तो चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ है, प्रासंगिकता और क्रियाशीलता, ये भी मैंने जो है करा रखा है। देखते हैं क्या कह रहा है। प्रासंगिकता और क्रियाशीलता का नारा निम्न के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? राजनीतिक सिद्धांत के व्यवहारवादी उपागम, राजनीतिक सिद्धांत के परंपरावादी उपागम, राजनीतिक सिद्धांत के उत्तर व्यवहारवादी उपागम या राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम। तो ये सारे उपागम हमने आपको प्रैक्टिस के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्वेश्चन होता है वहाँ पर, लेकिन हमने उसको पूरा जो है टॉपिक ही एक्सप्लेन किया है। परंपरावादी, उत्तर व्यवहारवादी, ये सभी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, इनके जनक कौन है, ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस में एक्सप्लेन की हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो है प्रासंगिकता और क्रियाशीलता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जो उत्तर व्यवहारवादी उपागम था, इसी के द्वारा दिया गया, राजनीति सिद्धांत के उत्तर व्यवहारवादी उपागम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने ये भी बता रखा है कि क्रांति, यानी कि जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की बात होती है या व्यवहारवादी क्रांति की बात होती, उसके जनक कौन है, सारी हमने प्रैक्टिस में आपको करा रखी। आप प्रैक्टिस को पूरा फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट को, आपका एमपी सेट तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप उतना ही देख लेंगे, वही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन पूरा विद एक्सप्लेनेशन अगर यदि आप फॉलो करते हैं तब, ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर लिखा है सिर्फ वही आपने पीडीएफ में पढ़ा और या बस यूँ ही स्क्रॉल किया, वीडियो को स्किप किया, उस तरह से कुछ नहीं होना है। सारा कुछ देखिए, उसको सुनिए, समझिए, तब जो है आपको कहीं यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ उसी पूरी प्लेलिस्ट में, डेली प्लेलिस्ट है, मैराथन प्लेलिस्ट है, और आपकी ये कुछ वन लाइनर नोट्स दिए हैं, और एनसीईआरटी के हमने कुछ चैप्टर और नोट प्रैक्टिस कराई है। इतने में ही कल्याण हो जाना है आपका। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्या है? निम्न में से कौन से देश ने एक ही बार में वयस्क मताधिकार लागू किया? किसने किया?
यूएसए ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, या इंग्लैंड ने किया, या भारत ने किया? तो बहुत बार हमने आपको पढ़ा रखा है, यदि आप हमसे जुड़े रहे हैं शुरू से तो आपको पता है कि भारत ने किया। चलिए देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जी, जो भारत ने जो है एक ही बार में वयस्क मताधिकार लागू कर दिया था। कोई बहस, कोई चर्चा, कोई विवाद जो है इसमें नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आता है कि एक बार में जो है किस देश ने किया? तो भारत ने किया। या भारत में क्या जो है एक बार में हो गया, बिना विवाद, बिना उसके पारित हो गया, तो वयस्क मताधिकार हो गया। ऑप्शन इस तरह से भी पूछता है, घुमा के भी पूछेगा। तो आपको जो है अपना वहाँ पर थोड़ा सा देखना है, सेंटेंस को समझना है। अगर वर्ड वहाँ सेंटेंस को घुमाया जा रहा है तो आपको नहीं घूमना है, आपको उसे पकड़ना है। आप पकड़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बहुल या भारित मतदान का समर्थक है? बहुल या भारित मतदान के समर्थन की बात हो रही है, करा रखा है ये भी हमने आपको। बेंथम, जे.एस. मिल, या टी.एच. ग्रीन, या कांट? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जो है बहुल या भारित मतदान के समर्थक हैं। ये कहते हैं जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसे ज़्यादा वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उसे कम वोट देने का जो है अधिकार होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वोटों को तोला नहीं गिना जाना चाहिए। क्या? वोटों को गिना नहीं, उल्टा बोल रही हूँ, गिना नहीं तोला जाना चाहिए, तोला जाना चाहिए। ये सेंटेंस सीधा ऐसे ही पूछता है। तो ये किसने कहा है? ये मिल महोदय के द्वारा ही कहा गया सेंटेंस है कि वोटों को क्या? गिना नहीं तोला जाना चाहिए। ठीक है। और बेंथम क्या है? उपयोगितावादी हैं। बेंथम कौन है? उपयोगितावादी हैं। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया है, और इनकी सुख की जो है सुख की बात जो करते हैं मापक क्या है? मात्रात्मक है। उसके बाद मिल ने इसी उपयोगितावादी सिद्धांत में गुणात्मक मात्रा की जो है मेल किया था, यानी कि डाला था, और नैतिकतावादी बनाया था। इसमें नैतिकता का मिश्रण किया था इस उपयोगिता में। पहले ये पूरी तरह से नैतिक से परे थी, यानी कि नैतिकता से अलग थी। सिर्फ जो है मात्रा की, सुख की मात्रा की बात करती थी, गुण की नहीं। मिल ने इसमें इसी उपयोगितावाद में गुण का सम्मिश्रण किया, और इसमें नैतिकता का भी सम्मिश्रण किया। ठीक है। टी.एच. ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं, और ऑक्सफोर्ड दर्शन जो इन्होंने ब्रिटिश क्या दिया था? आदर्शवाद की स्थापना की। और ये ब्रिटिश आदर्शवाद जो है किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लाए थे? जो जर्मन हेगल का जर्मन आदर्शवाद था। उस समय जो है पूरे जर्मनी में जो है हेगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा उनका वर्चस्व था। तो उनके प्रभाव से, उनके जर्मन आदर्शवाद के प्रभाव से इंग्लैंड को बचाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की थी। और ब्रिटिश आदर्शवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सफोर्ड दर्शन जो है इस नाम से जानते हैं। किसको? ब्रिटिश आदर्शवाद को। ध्यान रखने की बात है ये। और कांट ने नैतिक अधिकारों के सिद्धांत की नैतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही होगा, जे.एस. मिल, बहुल या भारित मतदान के समर्थक जे.एस. मिल। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन ऑप्शन है आपके पास, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी फ्रांस। तो जो ब्रेग्जिट है ये किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? श्रम का विभाजन, एडम स्मिथ, आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत, जे.एस. मिल, जनसंख्या का सिद्धांत, माल्थस, अफ्रीका का अल्प विकास, वाल्टर रॉडनी। इसमें ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत, जे.एस. मिल, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों की बात हो रही है।
इनको जो है उनके कार्यकाल के क्रमानुसार समायोजित करना है। तो ऑप्शन में क्या है, जेम लिंगदो है, टी एन शेषन है, आर के द्विवेदी है और एस वाई कुरैशी है। तो सबसे पहले आर के त्रिवेदी है, उसके बाद टी एन शेषन है, तब लिंगदो है और उसके बाद फिर आएंगे एस वाई कुरैशी। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 3 2 1 4। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को निम्न नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी, गुरुदेव, सिंध का शेर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी। इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी और हिंदी में सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है, बताना है कि दोनों सही हैं और आर जो है सही तर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभिकथन देखेंगे पहले, भारत का एक लिखित संविधान है, तो ठीक है। और तर्क है, भारत में एक संविधान सभा थी, भारत में एक संविधान सभा थी। सेंटेंस तो यहाँ दोनों ही सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हमको दो में देखना है, दोनों हमारे सेंटेंस सही हैं तो हम दो में ही जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और क्या है कि ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, क्योंकि भारत का संविधान एक लिखित है। और ये लिखित संविधान कैसे बना, क्योंकि संविधान सभा थी वहाँ पर, उसने ही जो है लिखित संविधान का निर्माण किया। तो हमारा जो है ऑप्शन ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि मार्च 1946 को भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ऑप्शन है आपके पास, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड वेवेल होगा यहाँ पर, लॉर्ड वेवेल और एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें कौन जो है सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, यही सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये उस समय वायसराय थे। और ये वायसराय किसकी जगह पर बने थे, ये वायसराय जो निम्नलिखितों थे उनको हटा करके इनको वायसराय बनाया गया था। जब संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था तो निम्नलिखितों को हटा करके वो संवैधानिक गतिरोध जो है समाप्त करने के लिए वायसराय के पद से निम्नलिखितों को हटा करके और इनको लॉर्ड वेवेल को वायसराय बनाया गया था। तो ये उस समय वायसराय थे। और जो ये तीनों सदस्य हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, ये सभी क्या हैं, ये सभी इसके सदस्य हैं, तीनों ही। यदि हम अध्यक्ष की बात करें कि कैबिनेट मिशन जो है इसका अध्यक्ष कौन था, तो जो लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस, तो यही इसके अध्यक्ष थे। लॉरेंस कौन थे, अध्यक्ष थे। और ये कैबिनेट मिशन कब आता है, 24 मार्च। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। 24 मार्च 1946 में ये आता है। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी के द्वारा जो है इसी के कैबिनेट मिशन के तहत ही ये संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल जो है वायसराय थे उस समय, यही सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितने देखने में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब यहाँ इतनी सारी डेट में देखने को मिलती हैं तो लगता है कि क्या है। तो ये मैंने जो है ये भी क्वेश्चन सारे लगभग इसमें जितने अभी तक कराए हैं सारे ही करा रखे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया है, 26 जनवरी 1947 को किया गया, या 15 अगस्त 1947 को, या 11 दिसंबर 1946 को, या नन ऑफ दिस। तो इनको जो है 11 दिसंबर 1946 को क्या चुना गया था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जबकि जो 9 दिसंबर को पहली जो मीटिंग होती है उसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे तो उनको एक सम्मान देने के लिए उनको टेम्परेरी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद जो है 11 दिसंबर को किसको, राजेंद्र प्रसाद को एक स्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसको लेकर के जो राज्यों में राज्यसभा का सीटों का आवंटन है, इससे लेकर के यहाँ पर कुछ आपको संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि बिहार का 16, बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश 19 और सी तमिलनाडु 18 और उत्तर प्रदेश 31। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश 31 भी सही है, तमिलनाडु 18 सही है और बिहार का 16 है, यानी कि यूपी से सीधा आधा कर दो +1 कर दो तो बिहार का निकल आता है। तो बिहार का 16 है। जो मध्य प्रदेश का यही गलत है, क्योंकि 19 जो है मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये 19 महाराष्ट्र का है। सेकेंड हाईएस्ट नंबर जो है महाराष्ट्र का है राज्यसभा में सीटों के रेशियो में देखें तो सबसे पहले कौन है, उत्तर प्रदेश है 31 है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर जो है तमिलनाडु आ जाता है 18। ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, इनमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश 31, फिर आता है महाराष्ट्र 19, फिर आता है तमिलनाडु 18, ठीक है। उसके बाद बिहार आता है 16, सीधा यूपी के जो है आधा कर देंगे +1 कर देंगे तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का निकल आएगा। बिहार का भी 16 है और पश्चिम बंगाल का भी 16 है, तो इतने याद कर लीजिए। कर्नाटका का 12 है, और अगर हम 11 की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश इनकी 11 है। तो ये देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात इनकी 11-11 सीटें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही जो है गलत हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं और 19 सीटें किसको मिली हैं, महाराष्ट्र को मिली है। महाराष्ट्र सेकंड हाईएस्ट जो है राज्य है, जिसकी सीटें जो है राज्यसभा में ज़्यादा हैं। फर्स्ट हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश, थर्ड हाईएस्ट है तमिलनाडु, ठीक है। फोर्थ पे बिहार एंड पश्चिम बंगाल है। इतना तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। और गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इन सब की 11-11 हैं। तो इतना तो बहुत इजी जो है डिजिट है, इसको तो आप याद रख ही सकते हैं। लिख लीजिए और 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है। कौन सा जोड़ा सुमेलित है, नक्षत्र युद्ध, जियाओपिंग, 4 आधुनिकीकरण, स्टालिन, सांस्कृतिक क्रांति, रीगन या खुलापन, ग्लासनोस्त, गोरबाचोव। तो ये गोरबाचोव और ये जो हमने कल्चरल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं यदि आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो सुमेलित यही है, खुलापन, यानी कि ग्लासनोस्त। इसको जो है रूसी भाषा में ग्लासनोस्त बोलते हैं, और ये गोरबाचोव जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा जो है लाया गया था, गोरबाचोव के द्वारा, ठीक है। खुलेपन की नीति अपनाई गई थी। इसमें यह था कि अमेरिका से जो है संबंध जो है अच्छे बनाए जाएँ और अपनी आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाए। यही जो है नीति इन्होंने, गोरबाचोव ने अपनाई थी। जबकि सांस्कृतिक क्रांति माओ से संबंधित है, स्टालिन से संबंधित 4 आधुनिकीकरण नहीं है। स्टालिन से संबंधित क्या है, एक देश में समाजवाद, ये सब चीज़ें इन लोगों से संबंधित हैं। और ये सभी जो है ऑप्शन गलत है, सिर्फ यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, खुलापन, गोरबाचोव। ये हमने एनसीईआरटी में आपको करा रखा है, ये वाला एनसीईआरटी में करा रखा है, और जब हमने चैप्टर एनालिसिस किया है उसमें ये सारी चीज़ें करा रखी हैं। जो ये MP वर्ग 1 का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए, इसमें बहुत सारे जो है एनसीईआरटी से उठा कर की चीज़ें दी गई हैं और वो हमने पढ़ा रखी हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हुए हैं। देखेंगे आगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा कब की। तो कब की है, 15 अगस्त 1947 में की है, या 10 दिसंबर 1948 में की है, या 9 नवंबर 1949 में की है, या 10 दिसंबर 1950 में किया है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की है, और इसीलिए जो है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। कल फिर इसी का कंटिन्यूएशन में हम करेंगे, सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।